बैठिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना, कौन सा सुमेलित नहीं है में ए नंबर आंसर होगा। कोबाल्ट 60। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो, ऑक्सीकरण क्या कहते हैं दोस्त मेरे? एक होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है? और एक होता है दोस्त मेरे अवकरण। एक होता है ऑक्सीकरण और एक क्या होता है? अवकरण। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या है? उपचयन, अपचायक, अवकारक। ये पता है ना? अवकरण को कहते हैं अपचयन, उपचायक, ऑक्सीकारक। देखो, इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और इचला हाइड्रोजन हटता है। और अगर इसमें आते हैं तो इसमें ऑक्सीजन क्या होता है? हटता है और हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है। अब ध्यान देना, अगर ये दोनों बातें हो जाए, ये भी हो और ये भी हो, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स। कौन अभिक्रिया? अगर ये भी हो यानी ऑक्सीजन जुड़ भी रहा हो, ऑक्सीजन हट भी रहा हो, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स। अगर हाइड्रोजन हट भी रहा हो और हाइड्रोजन जुट भी रहा हो, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, तब भी इस केस में वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हट रहा हो और ऑक्सीजन भी हट रहा हो, यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स। क्या कहलाएगी? आजकल इसी का ट्रेंड है और यही पूछा जा रहा है। अब ध्यान देना, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। बताओ, इलेक्ट्रॉन का त्याग तो प्लस की माइनस? अब जो त्याग करता है उस पर प्लस ना। तो देखो, कल क्वेश्चन मिला था, एनोड की कैथोड, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एनोड की कैथोड, जो ग्रहण करेगा उस पर माइनस चार्ज। आप माइनस बोले तो क्या? कैथोड। इसको लिख लो। कल एक क्वेश्चन आया हुआ था एनोड कैथोड वाला। और दोनों को मिला के लिख लेना क्या? रेडॉक्स। कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न इस टॉपिक के हम आपको भी बताने वाले हैं। हो गया? थ्योरी वाला सेक्शन में खाली है, वहां लिखिए। अरे चोट्टा, कैसे लिखा है रे? कितना सुंदर हम सजा के लिखे हैं, तो वैसे नहीं लिखे, कैसे कैसे लिख दिया? क्या लिखा है? किसी की पढ़ाई में मेरा क्या योगदान है? हो गया?
अरे हो गया। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयक, अवकारक। इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। इसमें ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग, त्याग होगा तो प्लस की माइनस, एनोड की कैथोड। इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ग्रहण होगा तो माइनस, माइनस होगा तो क्या होगा, कैथोड। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर प्लस की माइनस, त्याग मतलब एनोड की कैथोड। क्लियर है। इस पूरे का इंग्लिश जो होता है एक ही होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। और इस पूरे का एक ही इंग्लिश होता है रिडक्शन। ये भी लिख लो। पूरे का इंग्लिश एक ही होता है क्या, ऑक्सीडेशन। इस पूरे का इंग्लिश एक ही होता है क्या, रिडक्शन। ध्यान से समझना चला, इसके बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको अभी बताने वाले हैं। देखो, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयक, अवकारक। इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग। त्याग बोले तो प्लस, प्लस बोले तो एनोड। अवकरण, अपचयन, उपचयक, ऑक्सीकारक, रिडक्शन होता है। और ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, निगेटिव चार्ज, कैथोड। अब आ जाओ क्वेश्चन की दुनिया में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभी तुरंत हम बताए थे, ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना। जे जुटेगा उसमें वृद्धि होगा कि कमी होगा, आज जे हटेगा, यहां माइनस ना होगा, जे हटेगा उसमें क्या आएगी, कमी। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर बता दीजिए। वृद्धि हुआ मतलब ग्रहण किया कि त्याग किया। अरे छोटा, ऑक्सीजन जुट रहा है तो ग्रहण ने किया, और इसकी कमी हो गई तो क्या किया। अब तो बताओ क्या होगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया, डी नंबर हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन का वृद्धि, ऑक्सीजन अगर जुड़ा मतलब ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि। ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई मतलब क्या किया है, ग्रहण किया है कि त्याग किया है, क्या किया है, ग्रहण किया है। और त्याग करने की कैपेसिटी भी आती है, लेकिन उस पर नहीं जाते। ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीजन की क्या वृद्धि, और हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब किसकी में वृद्धि, हाइड्रोजन में वृद्धि। हाइड्रोजन हटा मतलब हाइड्रोजन की क्या कमी। अगला प्रश्न बता, हम बताए थे टाइप्स ऑफ अभिक्रिया, बताए थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है और स्नातक स्तरीय एसएससी में भी पूछा है। क्योंकि एनसीईआरटी का इसलिए आपके लिए जरूरी है। बताओ क्या यह संयोजन अभिक्रिया है। क्योंकि हम बोले थे कल, आप अगर क्लास किए होंगे तो ए बी आपस में जुड़ेगा, क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा। तो ए बी बनाएगा तो एकल उत्पाद न बनाएगा। एकल उत्पाद क्या इस अभिक्रिया में बन रहा है, कै गो उत्पाद बन रहा है, तो ये होगा कि नहीं होगा। अब बोलो, उदासीनीकरण अभिक्रिया में बोले थे अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, तो यहां देखे तो कहीं क्षार है, तो ये भी नहीं होगा। कोई दो गो चुनना है, इसका मतलब 1 और 3 होगा। कैसे होगा वो भी बता देते हैं। हाइड्रोजन यहां से हटा है, ऑक्सीजन जुटा है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब रही बात उपचयन, अपचयन या रिडॉक्स कैसे है। रिडॉक्स देखो कैसे है, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन यहां हट रहा है, हाइड्रोजन यहां जुट रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ, हाथ उठा देता है तुम। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे छुट्टा, तेरा सीट नहीं मिला तो इसे हाथ उठा रहा है। इधर आओ, इधर आओ, आओ सीट देते हैं तेरा। अभी क्लास से तुरंत बाहर ही कर देते हैं, लेट आया है। अरे देखो कितना बड़का रंगबाज है। आओ नहीं, इधर आओ, बैठो। सीबीएसई बोर्ड से, अरे बाबूजी नौकरी करते हैं।
कॉन्फिडेंस कहां से लाता है? अभी क्या किया पता है तुम लोग को? इस सबसे लेट अभी ये किया है। अभी क्या कर रहा है? हम उधर ध्यान गया मेरा, कि कहता है सर हट नहीं रहा है। टेबल नहीं दे रहा है। टेबल बैठा होगा, उसके बगल में रखा होगा टेबल, तुमको देगा नहीं। तो तुम लेट क्यों आया है? काहेल है? बैठो। रंग बताओ यार, बहुत मार पड़ जाएगी। देखो, ध्यान से देखना। चला, पढ़ाने का वो फ्लो होता है। देखता है बैट्समैन सबको बैटिंग कर रहा होता है तो एकदम स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता है, ताकि जरा सा मिनट का जरा सा कंसंट्रेशन लॉस होगा ना। दिमाग में होता क्या है, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको अगला क्या बोलना है उसको डिसाइड करना होता है, तभी ना हम बोलेंगे। तो अगला डिसाइड कब कर पाएंगे? जब हम इस पे कंसंट्रेट रह पाएंगे। नहीं तो अगला बार डिसाइड होगा नहीं, तो ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। यहां से आप देखिए क्या बता रहे थे। हाँ, अगर हाइड्रोजन हट रहा है और हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि ये रेडॉक्स है। ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है और ऑक्सीजन हट भी रहा है, तब भी ये रिडॉक्स है। और अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, तब भी ये रिडॉक्स है। और अगर हाइड्रोजन हट रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तब भी ये क्या है? रिडॉक्स। अब बढ़िया से देखो कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें कोई डाउट है? संयोजन क्यों नहीं है, ये क्लियर है। उदासीनीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि अम्ल क्षार है नहीं। एक क्यों बच गया? रेडॉक्स कैसे है? तो देखो यहां से हाइड्रोजन एकरा से हट रहा है कि जुट रहा है? एकरा में हाइड्रोजन ओ में एच जुटा है, तब ना चला H2O बना है। तो बता, ये रेडॉक्स है या नहीं है? आंसर बता क्या होगा? C4 क्या? अगला। अब इसको देखो फिर से बढ़िया से। यहां से देखो ऑक्सीजन हट रहा है कि जुट रहा है? यहां से देखो ऑक्सीजन जुट रहा है। ऑक्सीजन अगर हटे भी जुड़े भी, तो ऐसी अभिक्रिया को कौन अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स। आंसर बता क्या होगा? 3 नंबर हो जाएगा आंसर। क्योंकि देख, हाँ, अभिकारक में देखते हैं। जब भी देखेंगे किधर की तरफ देखेंगे? अभिकारक से देखेंगे कि अभिकारक से उत्पाद जाते हुए क्या हो रहा है, जुट रहा है कि हट रहा है। क्लियर? किधर से किधर देखेंगे? नहीं तो तू इधर से इधर देखेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। किधर से किधर देख रहा है? लेफ्ट टू राइट। कहता है जब आयरन भाप से अभिक्रिया करता है, दे देता है चला Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। और अगर आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा जल की उपस्थिति में, तभी दे देगा Fe2O3। ये दोस्त मेरे भाप है। एक मिनट रुक जा, ये जो है ये जंग है। एक मिनट रुक न रे, गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन में Fe2O3 भी देता है, ऑप्शन में Fe3O4 भी देता है, दोनों साथ में भी देता है। ठीक ना? तो आपको ही ध्यान रखना है कि आयरन जब भाप से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? Fe3O4। चला, सबसे फंसा हुआ क्वेश्चन में से एक है। और आयरन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा जल की उपस्थिति में, तब क्या देगा? Fe2O3। लीक। फटफट नहीं करना। तेरे नैनों मेरे नैनों।
हो गया। अब चलते हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉल्यूशन। हम चला एकदम कुछ चुनिंदा प्रश्नों को ही लेके आए हैं। बादल देख रहे हो, बादल, बादल नहीं देख रहा, कुहासा देख रहा है, पक्का देख रहा है। बताओ, बादल और कुहासा जो है, हम हमेशा बच्चों को, इस चीज में बच्चा कंफ्यूज मत होना, इस रूम में आदमी है कि आदमी में रूम है? हाँ, बड़ा में छोटा होता है, गिलास में पानी होता है कि पानी में गिलास? तो बादल, कुहासा, बूंद, इस सब दोस्त मेरे गैस में क्या है? गैस में क्या है? द्रव। एक मिनट होल्ड ऑन। वहीं अगर धुआं की बात करोगे तो धुआं गैस में छोटे छोटे कण होते हैं ठोस के, राख के। यहां ठोस का मतलब क्या है? राख है। राइट इट डाउन। हाँ, कुहासा का ही दूसरा रूप है। लिखा? अरे लिखे, बादल, कुहासा, धुंध, गैस में क्या है? द्रव। और धुआं गैस में क्या है? ठोस। गैस में क्या है? ठोस। क्लियर है? उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, हम जो कहते हैं विलियन, जैसे हम लोग कहते हैं शरबत, क्या कहते हैं? शरबत जो होता है ये चीनी, अब प्लस क्या होता है? पानी। इसको जो शरबत है इसको हम लोग विलियन या घोल कहते हैं, और चीनी को हम लोग विलेय, और पानी को हम लोग विलायक कहते हैं। बोलो हाँ। रुक जा, पानी में चीनी की चीनी में पानी? आप चला किसी चीज को जानते हैं उससे मतलब नहीं है, आप कितना एक्यूरेसी के साथ जानते हैं इससे मतलब है। तब आप क्वेश्चन 100% कंफर्म बना पाइएगा, ना तो ए के बदले होगा बी। विलेय की मात्रा कम होगी और विलायक की मात्रा ज्यादा होगी। हम हमेशा बताते हैं विलेय का स्पेलिंग छोटा है, चीनी कम मात्रा में होगा, तो विलेय जो है वो कम मात्रा में होगा। विलायक का स्पेलिंग बड़ा है, यह अधिक मात्रा में होगा। कौन अधिक मात्रा में होगा? विलायक अधिक मात्रा में होगा। बहुत बढ़िया बात। अब मामला क्या है, प्रतिशत सांद्रता का एक सवाल आता है और बड़ा संभल के बनाने का है। द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशत सांद्रता का एक सवाल आता है, प्रतिशत सांद्रता द्रव्यमान का। इसका फॉर्मूला है विलेय बटा विलियन गुना 100, या विलेय बटा विलियन को हम विलेय प्लस विलायक लिख सकते हैं, बटा विलेय प्लस विलायक गुना 100। इसी का एक और फॉर्मूला हम बनाते हैं, विलेय छोटा कि बड़ा? ध्यान दीजिएगा, विलेय जो है ये छोटा कि बड़ा? अब विलायक बड़ा ना। एग्जाम हॉल में आप विलेय विलायक को पहचान नहीं पाइएगा, या विलियन, विलेय विलायक विलियन इतना कंफ्यूज करेगा, ये वो भागा देके आंसर लाना है, वो लाने में गड़बड़ हो जाएगा। अगर जान रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है,
एगो भागा देना है, आंसर ले आना है। लेकिन अगर दोस्त मेरे नहीं जान रहे हैं तो वही भागा पता नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। एक बार एक सवाल बना रहे थे, सवाल बहुत लंबा चला गया, हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन इतना लंबा था, सॉल्यूशन जब करने लगे तो सॉल्यूशन और लंबा चल गया। यहां सवाल में कहीं पर 10 था, कहीं पर 2 था। अब फाइनली जो रिजल्ट मेरा आया वो आया 10/2 बराबर 5। ठीक है, 2 ही डेटा था, एक 10 था, एक 2 था। फाइनल रिजल्ट मेरा कितना आया? 10/2 बराबर 5। एगो लड़का कहता है सर इतना जो आप किए हैं एकरा करने का क्या जरूरत है, सीधा भागा दे देते आंसर आ जाता। हम ओकरा बोले बाबू रे ये हमको कैसे पता चलेगा कि भागा दे देंगे तो आंसर आ जाएगा? तू बोला सर हिट एंड ट्राई करते, एक बार 10/2 देख के देखते ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, एक बार 10 गुना 2 देख के करते ऑप्शन आ रहा है नहीं, एक बार 10-2 देख के करते, एक बार 10+2 देख के करते। इतना करने का क्या जरूरत है, क्या जरूरत है फॉर्मूला बनाने का? अब बड़ा बढ़िया उपाय बताया ये बच्चा। लेकिन दोस्त मेरे ये हमेशा 10/2 होगा, और किस क्वेश्चन में 10/2 होगा ये कैसे पता चलेगा? एक कोई उपाय है? वो तो इसमें आ गया, जब आप क्वेश्चन बना रहे होते हैं विलेय, विलियन और विलायक का, सवाल बहुत आसान होता है, खाली एगो भागा देना, यू विल गेट द आंसर। एक जोड़ करना, एक भाग देना, यू विल गेट द आंसर। लेकिन आपको पता तो चले कि जोड़ना किसको है, घटाना किसको है, भागा केकरा से देना है। इसीलिए इसको पढ़ना पड़ेगा ठीक से। प्रतिशत सांद्रता विलेय, अब बटा किसका? विलियन। विलियन बोले तो शरबत की चीनी, हाँ। अब विलेय बटा विलेय प्लस विलायक, क्योंकि विलियन को विलेय प्लस विलायक लिख सकते हैं। बोलिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा? विलेय, और जो अधिक मात्रा में होगा वो क्या होगा? विलायक। देखो तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, छोटका, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। बोलो चला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? विलेय छोटा की बड़ा, अब विलायक बड़ा। तो विलेय विलायक विलियन में नहीं फंसना है, तो सीधे करना छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। लेकिन अगर विलियन दे देगा, फिर विलियन दे देगा तो विलेय बटा विलियन गुना 100 करना होगा। लेकिन ऐसा कोई सवाल है नहीं, लेकिन कभी कभार दे देता है 1-8%। तो अगर दे देगा तो विलियन को पहचान लेना। शरबत का दे देगा, द्रव्यमान इतना है, तो समझ लेना क्या दे दिया? विलियन। और नहीं तो 99% केसेस में लगाना छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। बोलवे नहीं करेगा, क्योंकि जो छोटका विलेय बटा विलेय प्लस विलायक गुना 100 करोगे ना, एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हो जाएगा और सवाल बनेगा नहीं। ठीक है, याद क्या रखना है? छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। इसको लिख लो। हो गया, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। एकदम चला कम ही चीज सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सिखा देंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कम पढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा सिखा देंगे। हो गया? अरे हुआ। अब क्या याद रखना है? छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 1। लेकिन एगो सावधानी ध्यान में रखना है कि विलियन तो कहीं नहीं दे दिया, तब विलेय बटा विलियन गुना 100, क्योंकि छोटका प्लस बड़का को विलियन लिख सकते हैं,
अरे छोटका प्लस बड़का को विलियन लिख सकते हैं। आज जो छोटा वैल्यू होगा विलेय होगा कि विलायक होगा? बहुत बढ़िया बात। पढ़े? अब देखो बादल, बता क्या होगा? बादल धूल है रे, जलवाष्प के कण है, हवा में बारिश की बूंदे हैं, हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंद। हवा में पानी की बूंद है कि पानी में हवा है? हवा में पानी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बादल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? गतिज को स्थितिज के स्थितिज को गतिज। दोस्त मेरे, बादल में हाइट है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, और उसके कारण जब टकराता है तो गतिज ऊर्जा में बदलता है, तब बारिश होता है। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं कि बारिश में क्या होता है, तो कहिएगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता नहीं है बच्चा से। स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल देता है? गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा को बारिश किसमें बदल देता है? गतिज ऊर्जा में। बादल की स्थितिज ऊर्जा होती है, वो टकराता है और गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? ए की भी किसी, बताओ उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से यह इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जब मैग्नीशियम धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। बता क्या होगा? मैग्नीशियम धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाएगा, ये बना देगा MgSO4 प्लस क्या बना देगा? कॉपर। बोलो हाँ। अब देखो लिख लिया जल्दी। ये रंग होता है चला नीला, ब्लू विट्रियोल है ना, ये कौन रंग का होता है? नीला। और ये जो होता है ये आप कह सकते हैं भूरा, लगभग भूरा रंग का होता है, मटमैला कलर का। अब बताइए चला जी, ये Mg ज्यादा अभिक्रियाशील होगा कि कम? काहे? जो हटाता है ये हटा रहा है कि हट रहा है? यहां से कॉपर को हटा ना रहा है, जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील, और जो हटेगा वो कम अभिक्रियाशील। जो हटाएगा, जैसे हम किसी को हटाएंगे तो हम ज्यादा अभिक्रियाशील की कम, और जो हटेगा कम अभिक्रियाशील। हो गया? अब बता चला मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। कर दिया, देखो ना, कॉपर को यहां से हटा दिया। सत्य वचन, कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग का फीका पड़ जाता है। सही है। मैग्नीशियम के टुकड़े पर कॉपर धातु का लाल भूरा निक्षेप बन जाता है। सही है। आंसर बता क्या होगा? 1 2 3 क्या होगा आंसर? B4 बॉल इज द राइट आंसर। अब देख लो, हम अभी बताए थे आपको, इस पर ढेरी सवाल पूछा जाता है। इतना ग्राम पानी है, विलायक है कि विलयन है? ज्यादा मात्रा में पानी होता है विलायक। इतना ग्राम चीनी है तो क्या है? विलय ना। विलयन के प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करें। प्रतिशत सांद्रता निकालेंगे, इतना कुछ करना नहीं है। छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, कितना % आंसर? अन्ना है तो फिर वही विलयन, विलय बटा विलय प्लस विलायक गुना 100। सीधा सीधा करना, उतना झोल झाल नहीं करना। छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। अगला गैसियस लॉ, नाम तो सुना ही होगा, सुने हैं?
व्हाट इज गैसियस लॉ? गैसियस लॉ के बारे में एकदम जो हम आपको इंफॉर्मेशन अभी दे रहे हैं, इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन ध्यान से समझना पड़ेगा। हम हमेशा बच्चों को बताते हैं ये पी भी टी, आप चला खूब पढ़ लिए हैं, आपको कुछ यादें नहीं है, फिर ओकर कोई यूज नहीं है। आप खूब पढ़े हैं, खूब रिवीजन किया, हमको हमारे पास है तभी ना ओकर यूज कर पाइएगा। तीरंदाज आप बहुत बढ़िया हैं, तीर आपके पास है ये नहीं है, आपको हम ढेला दे देते हैं, मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा। तीरंदाज अगर हैं आप बहुत अच्छे, तो आपके पास तीर होना चाहिए। तीर बहुत ज्यादा है, अब प्रैक्टिस नहीं है तो ज्यादा भी कम पड़ जाएगा। मारे गया है न वो आंख की वजह चल जातो, मारवे दुर्योधन को लग जातो भीष्म पितामह। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, पी भी टी, बार बार हम कहते हैं बॉयल, बी सी जी, बी सी जी, B4 हो गया बॉयल्स लॉ, C4 हो गया चार्ल्स लॉ, G4 हो गया गे-लुसाक लॉ, पी भी टी बी सी जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बॉयल्स, चार्ल्स, गे-लुसाक। सही है। अब देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बॉयल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा चार्ल्स लॉ, आयतन कांस्टेंट रहेगा गे-लुसाक लॉ। नहीं समझा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बॉयल्स लॉ, आप वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा गे-लुसाक। और हमेशा ध्यान रखना टेम्परेचर के साथ सीधा रिलेशन, टेम्परेचर के साथ। तो बताओ वॉल्यूम और टेम्परेचर, अगर चार्ल्स लॉ की बात करोगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में संबंध होगा, ये कांस्टेंट होगा। बॉयल्स लॉ की बात करोगे प्रेशर और वॉल्यूम में संबंध होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। गे-लुसाक लॉ प्रेशर और टेम्परेचर में संबंध होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब देखो ये होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर है तो सीधा रिलेशन के उल्टा। कब? जब प्रेशर कांस्टेंट। अब बॉयल्स लॉ होता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि टेम्परेचर ना है रिलेशन में, तो उल्टा हो जाएगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ कहता है, ध्यान देना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि टेम्परेचर रिलेशन में जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। यह मामला है। अब यहां तक तो ठीक है, ध्यान देना। अगर ये उल्टा है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है P1 बट्टा P2 बराबर V2 बट्टा V1। आई सीधा रिलेशन है तो ये हो जाएगा V1 बट्टा V2 बराबर T1 बट्टा T2। आई भी सीधा रिलेशन है, तो P1 बट्टा P2 बराबर T1 बट्टा T2। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब तुम्हारे पास ये हथियार है, अब इसको चलाना सीख लो। जैसे ही तुमको कह दे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान देना, इसका मतलब तुम समझ लो कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होगा। किसके किसके बीच में रिलेशन होगा? आप प्रेशर और वॉल्यूम में टेम्परेचर नहीं है, इसका मतलब P1 बट्टा P2 बराबर V2 बट्टा V1। बोलो हाँ। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन होगा। इसका फॉर्मूला होगा V1 बट्टा V2 बराबर T1 बट्टा T2। चूंकि टेम्परेचर रिलेशन में है, प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर रिलेशन में है, तो सीधा की उल्टा। यहां टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर और वॉल्यूम था, तो उल्टा कर दिए हैं। और तीसरा कंडीशन क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, अब क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? P1 बट्टा P2 बराबर T1 बट्टा। बढ़िया समझ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हम बोले प्रेशर, जब भी टेम्परेचर के साथ रिलेशन होगा सीधा की उल्टा, तो P और V के बीच संबंध होगा उल्टा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, V और T के बीच संबंध होगा तो सीधा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, P और T के बीच संबंध होगा तो सीधा।
ये न्यूमेरिकल बनाने में आपकी मदद करे। अगर ये लॉज नहीं भी याद रहेगा, डायरेक्ट यहां से आप फॉर्मूला लिख सकते हो। क्लियर? लिख लो। तेरे नैनो सावन। हम चला इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस टीचर्स को भी बोले हैं नहीं बढ़ाने, लेकिन जितना पढ़ाएंगे उतना तुम्हारे पास रहेगा। बढ़े, अरे बढ़े। अरे बढ़े। देखें, जल्दी लिख। अच्छा बताओ, चला डॉल्टन का नियम सुने हो? डॉल्टन का नियम किसके लिए है? आंशिक दाब का नियम। कौन नियम दोस्त मेरे? आंशिक दाब का नियम। किसने दिया था? ये कहता था पी टोटल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, आंशिक दाब का योग कुल दाब के बराबर होगा। ये कौन गैस के लिए लागू होता है? CO प्लस H2 गैस के लिए लागू है। रुक 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 रुकने रे। एक बात बताओ, अगर ये कोई गैस है, इस पर P1 बल यहां से, P1 दाब इधर से, P2 इधर से, P3 इधर से देंगे या P4 इधर से देंगे, तो कुल दाब जो होगा वो आंशिक दाब के योग के बराबर होगा? बोले वह नहीं करेगा। इसी को कहते हैं आंशिक दाब का नियम, जो किस पर लागू होता है? CO प्लस H2 गैस। जल्दी लिख। हो गया? लिख लिए? अरे लिखा? बताओ चला, कोई भी गैस जो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, घनत्व में अंतर के कारण, अगर मेरे पेट का घनत्व ज्यादा है गैस का और बाहर कम है, तो बाहर अंदर से बाहर जाएगा कि बाहर से अंदर? तो गैसों का बहाव किसके कारण होता है? घनत्व में अंतर के कारण। किसमें अंतर के कारण? अब चला आ जाओ तुम क्वेश्चन पे। बताओ, निम्नलिखित परिघटनाओं में कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? बताओ चला, वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार। एगो दिया है संपीड़न, संपीड़न संपीड़न। बताओ तो ताप बढ़ने से संपीड़न बढ़ता है कि घटता है? फैलता न है रे।
ताप जब बढ़ेगा तो फैलेगा कि सिकुड़ेगा, दबेगा कि फैलेगा? दबना ही तो संपीड़न है। तो कह रहा है निम्नलिखित परिघटनाओं में कौन सा समुच्चय, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। बताओ संपीड़न बढ़ेगा कि घटेगा? कोई भी चीज को गर्म कर दोगे तो फैले जाएगा ना रे। अब फैलेगा तो संपीड़न कम के ज्यादा, दबेगा तो संपीड़न ज्यादा। तो बताओ ये आंसर होगा क्या? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा वाष्पन। बताओ ताप बढ़ा दोगे वाष्पीकरण बढ़ेगा, विसरण, गर्म खाने की गंध तेजी से फैलती है, गैसों का प्रसार गर्म खाने की गंध तेजी से फैलती है। निम्नलिखित परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगा कब? अगर मान लो कोई सिलेंडर है, इसमें तुम हाइड्रोजन गैस ले है, इसके बीच की दूरी बढ़ेगी कब? या तो इससे कुछ गैस निकाल दो, या ने तय कर आकार बड़ा कर लो। कहता है बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, दाब बढ़ा दोगे तो और दूरी घट जाएगा। फिर कहता है कुछ हाइड्रोजन गैस को पात्र से रिसाव करके हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन को बढ़ाकर, अब पात्र का आयतन बढ़ाए बिना अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर अधिक हाइड्रोजन मिला दोगे तो और घटी आ जाएगा। आंसर बता। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम किस पर लागू होता है? CO प्लस H2। अब बताओ गैसों की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? घनत्व के। और ये नियम किसने दिया था? ग्राहम ने। किसने दिया था? ग्राहम ने। अगले क्लास में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? एसिड बेस एंड सॉल्ट। केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। और दोस्त मेरे, जो 10 दिन 10 कक्षा आप कीजिएगा तो आपको अपने अंदर कुछ ऊर्जा का प्रवाह बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? पढ़िएगा तो अपने आप को पता चल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।